हाँ सही है ना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अवधारणा टेक्निकल क्लासेज में। देखिए आज अपन चालू करने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में हम चल रहे हैं अभी रणथंभौर के चौहानों की तरफ, तो वहां से अपन एक बार चालू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा पीछे का अपन देख लेते हैं कि पीछे अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए अपन ने शुरुआत में देखा था कि रणथंभौर के जो चौहान हैं या जो चौहान वंश है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो हमने एक नाम पढ़ा था सांभर, यहां से इनकी उत्पत्ति होती है सांबर से। और सांबर से इनकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है 551 में। यानी कि आप इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जब भी किसी भगवान के प्रसाद वरसाद चढ़ाना हो तो कम से कम कितने का चढ़ाना है, 551 का। इस तरह से अपन ने याद कर लिया था। फिर सांबर से कोई प्रॉब्लम हुई, इनको बहुत सारे हमले हुए, तो सांबर से फिर ये लोग धीरे धीरे आगे निकलते हैं और आगे निकलकर फिर ये जाते हैं अजमेर की तरफ। तो यहां पर फिर दोबारा से इनका एक राज्य और स्थापित होता है, उस स्थान का नाम होता है अजमेर। ये सब अपन पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार हमने अजमेर में राजपाट इनका शुरू किया था और कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़े थे। यहां से यहां कब तक रहते हैं ये 113 ऐसे याद करना इनको, 113 से लेकर 1192 तक इनका शासन यहाँ पे 1113 से लेकर 1192 तक रहता है। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु होती है, यानी वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद फिर से ये एक तरह से चौहानों का सूरज डूब चुका था, लेकिन फिर से सूरज एक बार फिर से निकलता है और अब की बार ये अजमेर से सीधे निकलते हैं रणथंभौर से। मतलब अब की बार चौहानों का जो सूरज उदय होगा वो होगा रणथंभौर से उदय। तो देखिए फिर आता है अगला जो शासक आता है वो होता है रणथंभौर से। रणथंभौर में इनका राजपाट कैसे कैसे चलता है। देखिए रणथंभौर में इनकी जो स्थापना होती है चौहान शाखा की या चौहान वंश की, वो करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र जिनका नाम है गोविंदराज। इनका नाम क्या है, गोविंदराज, गोविंदराज। ये स्थापित करते हैं। देखिए 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु होती है। फिर 2 साल तक अस्त व्यस्त चलता है इनका राजपाट। फिर उसके बाद 2 साल बाद में यानी कि 1194 में इनका दोबारा से राज्य स्थापित होता है गोविंद राज्य का, और यह स्थापित होता है भाई रणथंभौर में। यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जब मुसलमानों का राज यहाँ पे आ जाता है तो मुसलमान इनको राज नहीं करने देते हैं। तो फिर एक गुलाम शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको परमिशन दी थी कि आप कहीं पर भी जाके कोई छोटा मोटा राज्य कर सकते हो। तो इस वजह से गोविंदराज जो है रणथंभौर में चले जाते हैं और वहां पर अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित करते हैं। तो चौहान शाखा में रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन हो गए, गोविंद राज, 1194 में। अब देखिए यहाँ पे शासक तो आए, बहुत सारे आए, लेकिन जो सबसे मेन शासक आए गोविंद राज जी के वंश में वो आए थे हमीर, हमीर हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। ये सबसे मजबूत और प्रतापी शासक आए पूरे रणथंभौर वंश में। तो अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमीर देव चौहान के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए हमीर देव चौहान की आगे की जानकारी। हमीर देव जी बहुत खतरनाक शासक हुए हैं यहाँ पे। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करें हम हमीर देव, हमीर देव चौहान। किसी भी राजा को आप पढ़ो तो सबसे पहले आप ये पढ़ो कि उनका राजवंश, उनका जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक का रहा। तो इनका शासनकाल हम देखते हैं, यानी कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो होता है 16 दिसंबर 1282 को, और इनका राज चलता है 1301 तक, यानी कि 11 जुलाई 1301 तक। इनका जो राजपाट रहा वो 1282 से लेकर 1301 तक रहा। किसी भी राजा को आप जब भी पढ़ो आप इसी प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उनका देखेंगे काल कि वो राजा जो रहा वो कितने वर्ष तक रहा और कब से कब तक रहा। 1282 से लेकर 1301 तारीखें भले आप याद मत रखो, आप 1282 से 1301 याद रखो।
फिर देखते हैं कि हमीर के पिताजी का नाम क्या था। तो एक इनके हैं पिताजी जिनका नाम है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, देखिए जेत्र सिंह जो थे ये भी बहुत अच्छे शासक थे। दिल्ली सल्तनत से इन्होंने भी बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन मेन बात आप जेत्र सिंह से जो देखनी है अपने को वो ये देखनी है कि जो रणथंबोर का किला है उस किले में जेत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था। हमीर देव के जो पिता हैं जेत्र सिंह, इन्होंने रणथंबोर में 32 वर्ष तक शासन किया था। इन्हीं की याद में हमीर देव ने यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी, तो आप याद रखना 32 खंभों की छतरी जो पड़ती है वो हमीर देव का जो राज्य था, जो गढ़ था, उस गढ़ का नाम था रणथंबोर। इसी रणथंबोर में पड़ती है भाई, ये है आपका रणथंबोर। हमीर देव की सबसे खतरनाक विजय भी आपको मैं भी बताऊंगा। तो देखिए रणथंबोर में ही 32 खंभों की छतरी है। इसी 32 खंभों की छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, आप याद रखिए 32 खंभों की छतरी कहां पे है या न्याय की छतरी कहां पे है। तो बिल्कुल ये आपके रणथंबोर में ही पड़ती हैं और हमीर देव चौहान ने इनको बनवाया था। इनकी माता का नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इनकी माता का नाम था हीरा देवी। हीरा देवी, माता का नाम था हीरा देवी। इनकी पत्नी, सबसे पहले रिश्तेदारी याद करो आप राजाओं के, कभी कभी ये रिश्तेदार बहुत काम आते हैं, इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे से ही। तो इनकी पत्नी, भाई भी थे इनके लेकिन वो आपको याद नहीं करने, पत्नी का नाम था यहां पर रंग देवी। रंग देवी। और एक इनकी है पुत्री, इनकी पुत्री का नाम भी आपको मिलेगा पद्मलाबाई। पद्मलाबाई। इन्हीं की याद में यहां पर एक तालाब भी बना हुआ है जिनका नाम है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब, ये यहीं पर बना हुआ है पद्मला तालाब। अब देखिए आगे की कहानी। अब हमीर देव के बारे में नेक्स्ट जानकारी अपन लेंगे कि इन्होंने कैसे युद्ध किया, किस किस से किया, क्या क्या इनके सेनापति थे, किस प्रकार से इन्होंने अपना आगे काम किया, वो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए हमारा चल रहा है हमीर देव। हमीर देव की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। वो कहानियां हमें कहां से मिलती है, उसकी जानकारी के स्रोत क्या है, तो उनके लिए आपको याद करने कुछ ग्रंथों के नाम। जैसे सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं। हमीर हट। हमीर हट एक ये ग्रंथ हो गया हमीर हट। दूसरे ग्रंथ की अपन बात करें हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। फिर है हमीर रासो। हमीर रासो। एक है हमीर हमीर रायण। और एक है हमीर बंद बंधन। हमीर रासो, हमीर बदभर्दन, हमीर हट। अब ये देखिए लिखा किस किसने, ये देखते हैं अपन कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा। हमीर हट ये लिखा चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर। हमीर हट लिखा चंद्रशेखर ने। हमीर मद मर्दन ये लिखा था हमीर रासो। हमीर रासो लिखा था, ये जय सिंह ने लिखा था। जय सिंह ने। जय सिंह ने। हमीर रासो लिखा था जोधराज ने। जोधराज। एक और था इसके साथ में ही सारंग धर। एक सारंगधर ने और एक इसने लिखा था। हमीर रायन की अगर अपन बात करें तो ये लिखा था भांडव व्यास ने। और ये लिखा था कैलाश अमृत ने। कैलाश अमृत ये। अब इनके अलावा 2 मुस्लिम ग्रंथ और हैं जिनमें से इनकी जानकारी मिलती है। जैसे अपन एक का नाम मिलता है खजाइन उल फतू है। खजाइन उल फतू है। देखिए इनके नाम थोड़े ऐसे ही मिलते हैं, मुस्लिम ग्रंथ हैं, क्या कर सकते हैं इनका।
अजीब से नाम मिलते हैं इनके। ख्वाजाइन उल फतू है, ये लिखा था साहब अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। एक और मिलता है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। ये ग्रंथ लिखा था बर्नी ने, बर्नी ने। तो ये है इनके जानकारी के स्रोत कि हमें हमीर देव की जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है। बिल्कुल आराम से याद करना। देखिए हमीर हट, कैसे याद करें साहब, याद नहीं रहता है। हमीर हट, हमीर हट ऐसे याद करना है कि एक अपने चंद्रशेखर आजाद भी थे, उन्होंने भी एक हट पकड़ रखी थी अंग्रेजों को हराने की, अरे अंग्रेजों को परेशान करने की। तो हट उन्होंने भी पकड़ रखी थी, हट इन्होंने भी पकड़ रखी है। तो चंद्रशेखर से आप याद करेंगे हमीर हट, आराम से याद हो जाएगा। फिर देखिए हमीर मद मर्दन, तो इसमें एक शब्द पकड़ लो आप तो मर्द, और मर्द वही है जो कोई ना कोई राज्य की स्थापना कर दे। तो जय सिंह ने एक राज्य की स्थापना की थी, एक शहर का स्थापित किया था जिसका नाम है जयपुर, जो कि पूरे राजस्थान की राजधानी बना हुआ है। आप जुगाड़ है याद करने के और कुछ नहीं है। हमीर रासो, ये रासो तो रच ही गया भाई, यहाँ पे रासो तो रच ही गया, रचने वाला था जोधराज सारंगधर, दोनों ही थे ये, एक पार्ट इसने लिखा एक पार्ट इसने लिखा। और हमीर रायण, रायण में आपको रटना ही पड़ेगा भांडव व्यास। हमी हमीर, हमीर बंद बंधन, इसको कैसे रटना है आराम से। कैलाश और अमृत दोनों का क्या है भाई बंधन, कैसे बंधन है, शिव जी से महाकाल से, दोनों का बंधन है कि नहीं। कैलाश भी है और अमृत भी है। अमृत पिया था क्या शिव जी ने, नहीं अमृत नहीं पिया था, उन्होंने जहर का प्याला पिया था, थोड़ा सा याद रखना इनका। तो इन दोनों का भी यहाँ पर बंधन है, कैलाश और अमृत का बंद बंधन, बस याद हो जाएगा सीधा सा ही। एक और है हमीर महाकाव्य, ऊपर लिख देता हूं मैं वापस करके, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। देखिए इतने सारे ग्रंथ हैं, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। हमीर काव्य को लिखने, हमीर महाकाव्य को लिखने वाले थे नयन चंद्र सूरी। कैसे याद रखोगे साहब, बिल्कुल आराम से, नयन तो है ही है, छोड़ दो नयन तो, चंद्र और सूर्य, चांद और सूर्य महान होते कि नहीं होते हैं, बहुत महान होते हैं साहब, बड़े बड़े होते हैं, हाथ में तो आ ही नहीं सकते। चांद और सूर्य बहुत महान होते हैं, इसलिए नयन चंद्र सूर्य हमीर महाकाव्य, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी स्टोरी क्या रही है, किस प्रकार इन्होंने अपना राजपाट चलाया, किस प्रकार नहीं चलाया। नेक्स्ट कहानी देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट यहां लेते हैं हम हमीर, इधर लेते हैं रणथंबोर। यहाँ पे ये राज्य है आपका रणथंबोर। रण और थंब नाम की दो पहाड़ियां थी, एक नाम था रण, एक का नाम था थंब। इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ था रणथंबोर, और यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान। ये रण और थंब जो पहाड़ियां हैं, ये उतनी ऊंची पहाड़ियां हैं कि कल्पना की चिड़िया भी इधर से नहीं उड़ सकती, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी ऊपर होंगी। ये गढ़ ऐसा गढ़ था कि इसमें से दुश्मन को इसमें रहने वाला राजा देख सकता था, लेकिन नीचे वाला राजा इसको नहीं देख सकता था कि अंदर कौन क्या कैसे रह रहा है। देखिए बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था रणथंबोर दुर्ग। ये आ गया आपका रणथंबोर, और यहाँ के राजा हमीर, राजा हो गए हमीर देव। देखिए अब हमीर देव को अपन थोड़ा सा लेके इधर चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली में दो राजा आते हैं, दो शासक आते हैं जिनसे इनके पंगे चलते हैं। एक आती है सन 1290 में, जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। शॉर्ट में अगर अपन इनको बोलें तो इनका नाम मिल जाता है आपको जेके, जलालुद्दीन खिलजी। ये 1290 में भी हमला करता है और 1292 में भी हमला करता है। बहुत मेहनत करता है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए मैं जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा हूं, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। लिखिए देता हूं यहां पर जलालुद्दीन खिलजी। बड़े खतरनाक नाम होते हैं इन तुर्कों के, जलालुद्दीन खिलजी। ये रणथंबोर पर आक्रमण करता है, खूब प्रयास करता है, लेकिन भाई साहब नहीं जीत पाता है, क्योंकि हमीर देव के पास में भी बहुत खतरनाक योद्धा थे, बहुत खतरनाक सैनिक थे इनके पास में भी। तो ये इनको जीत नहीं पाता भाई किसी भी कंडीशन में। आखिरी में ये परेशान होके, वो ऐसे होता है ना कि लोमड़ी बार बार अंगूर तोड़ने का प्रयास करती है लेकिन नहीं तोड़ पाती है, तो फिर कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं।
उसी प्रकार ये जलालुद्दीन खिलजी रोध होके वापस पहुंच गया साहब दिल्ली। दिल्ली में मिलता है इसको अहमद चाप, अहमद चाप नाम का कोई व्यक्ति मिलता है इसको। ये कहता है कि क्या हुआ जल्लू, जल्लू भाई क्या हुआ, मतलब जलालुद्दीन जी क्या हुआ, आप रणथंभौर जीतने गए थे ना, नहीं जीत पाए क्या, क्या बात हुई। तो फिर ये एक डायलॉग मारता है जलालुद्दीन खिलजी की, बात सुन, यही कौन जीते मत, बस मन नहीं था मेरा जीतने का, मैं जीतना नहीं चाह रहा था, वरना मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की मूछ तो होती ही नहीं है, इनके दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये डायलॉग किसने मारा साहब, जलालुद्दीन खिलजी ने। देखिए क्या डायलॉग मार रहा है, इस दुर्ग के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी का बाल भी नहीं समझता। ये डायलॉग कौन मारता है साहब, जलालुद्दीन खिलजी। हमें पता है कि अंगूर खट्टे हैं भाई, जलालुद्दीन खिलजी तुम नहीं जीत पाया तो अब डायलॉग बाजी तो करेगा। यही डायलॉग परीक्षा में ऐसे कैसे आता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये उक्त कथन किसका है, तो याद रखना जेके, जेके मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी। जेके हारूर के भाई साहब पहुंच जाता है घर पे दिल्ली, दिल्ली में जेके को मिल गया एके, मतलब इसी का एक भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब अगला जो राजपाट आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या करता है वो देखते हैं इनके साथ में। तो ये देखिए यहां पर अपना एक राजा है, वही हमीर देव चौहान। आज तो दुर्ग पे हम झंडा भी लगाएंगे बड़ा वाला, भगवा रंग का झंडा है ये, भगवा रंग लाओ रे, भगवा रंग कहाँ गया, भगवा नहीं है, ठीक है लाल से काम चला लो आप, तो लाल भी अपना प्रिय है, भगवा नहीं है तो क्या हो गया। चलिए झंडा लगा दिया साहब। आज हमने कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग पे आप आज यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है आगे, राजपाट आराम से चल रहा होता है, लेकिन कुछ इतिहासकार यूं बताते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ होती है। ये जो दिल्ली के राजा थे, दिल्ली, इन दिल्ली का एक राजा है जिसका नाम अब क्या आ गया, एके, एके मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं बार बार एके बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली का शासक बन जाता है। इनके कुछ सैनिक थे, नुसरत खां, मोहम्मद शाह है और उलग खां, ये इनके सैनिक है। देखिए एक का नाम है नुसरत खां, नुसरत खां, एक का नाम है मीर मोहम्मद, मोहम्मद शाह है, ये मंगोल का रहने वाला था। और एक सैनिक और है जिनका नाम मिलता है उलुग खां, उलुग खां। ये सब के सब सैनिक किसके हैं भाई, अलाउद्दीन खिलजी की। अब इनकी स्टोरी रणथंभौर से कैसे जुड़ती है वो देखिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा राजस्थान का आपके सामने एक मैप मैं बनाने की कोशिश करता हूं। इधर उल्लू खां आ गया इसलिए थोड़ा सामने मैप को दबा लिया। देखिए यहां पर पड़ता है रणथंभौर। ये जो रणथंभौर है, ये रणथंभौर के जो शासक थे हमीर जी, ये हमीर बहुत बलशाली शासक हुआ था, हमीर देव बहुत खतरनाक शासक हुआ था। इसने इधर पूरा जीत लिया था, चित्तौड़ भी जीत लिया था, चित्तौड़ जीत लिया था इन्होंने समर सिंह से, चित्तौड़ जीत लिया। चित्तौड़ का शासक था समर सिंह, समर सिंह को परास्त कर दिया था और चित्तौड़ भी इनके कब्जे में था। मतलब यहाँ मालवा तक इनका पूरा कब्जा था भाई साहब, किनका, हमीर देव जी का। अब ये क्या करते हैं, उल्लू खां वगैरह यहाँ से दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली इधर पड़ती है, तो दिल्ली से रास्ते में इधर से निकलते हैं और यहाँ पर जाकर गुजरात का मंदिर लूटते हैं, सोमनाथ मंदिर जो है, यहाँ से मंदिर लूट के आते हैं और लूट कर इधर इकट्ठे हो जाते हैं थोड़े से। और यहाँ पर बताते हैं कि अपनी जो लूट का सामान था उस लूट के सामान का बंटवारा कर रहे थे। और जब बंटवारा कर रहे थे, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि नुसरत और उल्लू खां तो एक हो जाते हैं और मोहम्मद शाह अकेला रह जाता है। मोहम्मद शाह ये कहता है कि मैं 1/5 नहीं दूंगा, मैं तो कम दूंगा अलाउद्दीन खिलजी को, लूट का जो सामान है, लूट का जो धन है, मैं उसको ज्यादा रखना चाहूंगा। तो यहाँ इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद में उल्लू खां और नुसरत खां तो पहुंच जाते हैं दिल्ली,
लेकिन मोहम्मद शाह नाराज होकर कहां पहुंच जाता है, रणथंबोर। ये इनके पास में चला जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहावत प्रसिद्ध थी हमीर देव के बारे में, शरणागत रक्षक। शरण में इनके कोई आ जाए, शरणागत रक्षक, ये जो थे ये शरणागत रक्षक के नाम से जाने जा रहे थे हमीर देव चौहान। तो ये इनके शरण में आ जाते हैं। ये तो हो गई एक स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी देखिए, जो कि आपके चंद्रशेखर जी लिखते हैं हमीर हट में। वो क्या लिखते हैं, ये बड़ी खतरनाक लिखते हैं। ये चंद्रशेखर जी ले गए पूरे मजे, इतिहास के मजे चंद्रशेखर जी ने लिए हैं। देखिए कैसे, ये कहते हैं कि साहब ये हैं अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर रहता है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली है ये। और यहां पर इनका एक सैनिक है जिसका नाम है मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है, ये शाह नीचे ले लेता, मोहम्मद शाह। और एक इनकी पत्नी है अलाउद्दीन खिलजी की, जिनका नाम है बेगम चिमना, चिमनी, चिमना बोल दो चिमनी बोल दो एक ही बात है। ये अलाउद्दीन खिलजी तो बेचारा हमेशा युद्ध में बिजी रहता था, कभी उधर युद्ध कर रहा है कभी उधर युद्ध कर रहा है। दूसरी बात इसकी थोड़ी आदत भी गंदी थी, ये दूसरों की लुगाइयों को ज्यादा ताड़ता था अलाउद्दीन खिलजी, खुद की लुगाई पर ध्यान नहीं देता था। तो ये ज्ञान की बात है, यहां से ले लेनी चाहिए तुम्हें, खुद की लुगाई पर ध्यान दो। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चिमना पर कम ध्यान देता है। जब ये कम ध्यान देता है तो मोहम्मद साहब पूरा ध्यान देता है चिमना के ऊपर कि चिमनी बढ़िया है। जैसे तैसे करके भाई साहब मोहम्मद साहब पर्ची बनाता है, पर्ची बना के चिमना के पास फेंकता है और चिमना पर्ची उठा लेती है। और शाम को ही चिमना के और मोहम्मद साहब के व्हाट्सएप पे चैटिंग चालू भाई साहब। इन दोनों के बीच में प्रेम कहानी चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी को पता ही नहीं है कि प्रेम कहानी इधर चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी तो बेचारा एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लेके इधर उधर युद्धों में रोता फिरता है, और उधर पत्नी के और मोहम्मद शाह के काम चालू। अब इसी बात का देखो पता कैसे चलता है अलाउद्दीन सिंह को, इनका ये दोनों क्या करते हैं, चिमनी और मोहम्मद शाह ये एक प्लान बनाते हैं। बोले ये जो प्यार का दुश्मन है ना अलाउद्दीन खिलजी, इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि ये बीच में इसको पता चलेगा तो गड़बड़ करेगा नहीं। तो इस मोहब्बत के दुश्मन को सबसे पहले खत्म किया जाए। यानी कि चिमना ने और मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्लान बना लिया। ये जो प्लान बनाए तो इस बात का पता चला जैसे तैसे अलाउद्दीन खिलजी को चल गया। अब अलाउद्दीन खिलजी छोड़ थोड़ी ना देगा, तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा सा उपाय निकाला। बोले जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत कर सकते हैं, जिससे तो उसे तो मार नहीं सकते, लेकिन हम मार सकते हैं किसको, मोहम्मद शाह को। और देखो हम यही करते हैं हमेशा, हम हमारे लोगों को तो समझा नहीं सकते हैं, जो दूसरे हैं उनको ही मारने पे तुल जाते हैं हम। तो ये क्या करते हैं, एक सबसे पहले मारने की प्लानिंग बनाता है साहब मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को इस बात का पता चल गया, मीर मोहम्मद शाह इसका पूरा नाम मीर मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह को पता चल गया कि भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई से हमने चक्कर चला रखा है, और आज अलाउद्दीन को पता चल गया है कि हमने हमारा और चिमना का नैन मटक्का चल रहा है, प्रेम प्रसंग जान गया वो, तो अब हमें जिंदा तोड़ना छोड़ेगा। तो ये भाई साहब सीधा पैरों में जूती भी नहीं पहनता है और 280 की स्पीड से सीधा कहां भाग गया भाई, हमीर देव के पास, रणथंबोर चला गया। क्योंकि ये सुन रखा था कि राजस्थान में अगर कोई सबसे बलशाली राजा है तो वो कौन है, हमीर देव। दूसरा, शरणागत की अगर रक्षा के लिए कोई जाना जाता है तो वो जाना जाता है हमीर देव। इसी तरह से भाई साहब मोहम्मद शाह किसके पास चला गया, हमीर देव के पास। अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव को पत्र लिखता कि हमीर देव, ये मोहम्मद शाह नाम का एक व्यक्ति तेरी शरण में आया हुआ है, जो कि बहुत लुच्चा टुच्चा लफंगा आदमी है। बोले क्यों, वो इसलिए कि इसने मेरी प्रिय बेगम चिमना, उसको समझ गए आप, छेड़छाड़ के भगा हुआ है ये। तो चिमना का दुश्मन मेरा दुश्मन, और मतलब चिमना का प्रेमी मेरा दुश्मन, इसको मेरे को वापस कर दे, नहीं तो तेरे और मेरे युद्ध भी हो सकता है। तो हमीर देव कहता है कि भाई बात ऐसी है, तू शायद व्हाट्सएप चेक नहीं करता स्टेटस आजकल, मैं अपनी हट के लिए जाना चाहता हूं और मैं शरणागत की रक्षा के लिए जाना चाहता हूं। मेरी शरण में आए हुए मैं किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता। तो शरणागत रक्षा के लिए जाना जा रहा था हमीर देव मना कर देता है मोहम्मद शाह को देने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता कैसे न कैसे तो युद्ध किया ही जाए, क्योंकि 2-3 दृष्टि से परेशान कर रहा था। सामरिक महत्व भी इनका बहुत ज्यादा था रणथंबोर का। दूसरी बात, अब ये चिमना वाला नया मैटर खड़ा हो गया,
अब तो भाई साहब रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करना ही करना पड़ेगा। ये प्लानिंग करता है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की प्लानिंग से पहले एक प्लानिंग और इधर अपन कर लेते हैं अपनी। यहां पर हमीर देव का जो रणथंभौर है, इस रणथंभौर दुर्ग से थोड़ी सी दूर पे एक दुर्ग और बना हुआ है छोटा सा। इस दुर्ग का नाम है साहब, इस दुर्ग का नाम है झाइन दुर्ग। इसका नाम है झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। इस दुर्ग की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये जो झाइन दुर्ग है, ये दुर्ग जो है ये चाबी है एक दुर्ग की। चाबी ऐसे बनती है ना, पीछे एक कुंडी भी बना देता हूं मैं, ये लो। ये जो झाइन दुर्ग है ये किस दुर्ग की कुंजी है भाई? हमीर देव के रणथंभौर की। मतलब कि अगर झाइन दुर्ग अपन जीत लेते हैं तो रणथंभौर दुर्ग आराम से जीता जा सकता है। कहने का मतलब कि इसको जीते बिना इसको नहीं जीत सकते। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी दुर्ग कौन सा रहेगा? झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी दुर्ग हो गया झाइन दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। झाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है, या रणथंभौर दुर्ग की कुंजी दुर्ग कौन सा है? झाइन दुर्ग। तो सबसे पहले अगर यहां से एके आता है तो एके को हमला किस पे करना पड़ेगा भाई? झाइन दुर्ग के ऊपर। तो झाइन दुर्ग के ऊपर हमला करता है। यहां से अलाउद्दीन खिलजी के पूरे सेनापति हैं। एक सेनापति का नाम नुसरत खां है, नुसरत खां, मैन याद रखने आपको। और दूसरे सेनापति का नाम है उलुग खां, उलुग खां। ये लोग आ जाते हैं इधर से युद्ध करने के लिए। और इधर से हमीर देव के भी भाई साहब सैनिक आ जाते हैं। धर्म सिंह आ जाता है, इधर से भीम सिंह आ जाता है, भीम सिंह। और इनके बीच में युद्ध होता है भाई साहब, भयंकर तरीके से युद्ध होता है। इस युद्ध में ये नुसरत खां मारा जाता है और इधर से मारा जाता है भीम सिंह। दोनों इस युद्ध में मारे गए और युद्ध का नाम था हिंदू वाट का युद्ध। ये याद रखना, हिंदू वाट का युद्ध। हिंदू वाट का युद्ध ये हुआ था 1299 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल छोटी बातें ज्यादा पूछने लग गया, बड़ी बातें नहीं पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता है। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि भीम सिंह और धर्म सिंह किसके सेनापति थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, भीम सिंह और धर्म सिंह किसके सेनापति थे भाई? हमीर देव चौहान के। और नुसरत खां और उलुग खां किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया और इधर से हमारा भीम सिंह भी इस युद्ध में शहीद हो गया। अब देखिए कि हिंदुवाट के युद्ध के बाद में धर्म सिंह वापस जाता है। ये धर्म सिंह जैसे ही हमीर देव के पास पहुंचता है, हमीर देव धर्म सिंह से पूछता है कि भाई भीम सिंह कहाँ है? तो हमीर देव कहता है कि वो युद्ध में शहीद हो गया। तो यहां हमीर देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो ये क्या करता है, इस धर्म सिंह की आंखें निकलवा देता है, अंधा कर देता है धर्म सिंह को। और धर्म सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था भोज। इस भोज को नया सेनापति बना देता है। ये सबसे बड़ी गलती रही होगी इतिहास में हमीर देव चौहान की, बहुत बड़ी गलती रही है हमीर देव चौहान की। क्यों? क्योंकि अपने सेनापति, योग्य सेनापति था, लेकिन किसी कारणवश भीम सिंह मारा गया था युद्ध में। ये इसलिए कि जो तुर्क थे इन्होंने पीछे से हमला कर दिया। इन तुर्कों की तो जिंदगी में आदत रही है पीछे से हमला करने की, आज भी ये पीछे से हमला ही करते हैं। पाकिस्तान को देख लो आप, नल्ला पाकिस्तान, बिल्कुल टुच्चा पाकिस्तान, पीछे से हमला करता है, सामने से तो लड़ नहीं सकता। तो इनके पीछे से हमला करने की आदत रही है और उसमें भीम सिंह जी शहीद हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, आगे पेज दूसरा ले लेते हैं। यहां पर ये वाला पेज है, देखिए यहां पर हमारा एक छोटा सा गढ़ है राजस्थान में जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर। और शासक हो गए अपने हमीर देव चौहान। और इधर से यहां पर झाइन दुर्ग हो ही गया था, झाइन दुर्ग की बात खत्म। और यहां पर है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी दूसरा समय आ जाता है और युद्ध आरंभ करते हैं साहब। अपनी सेना ले जाके सजा देते हैं रणथंभौर के आसपास। समय आ जाता है ये सन 1301 का। समय कौन सा आ गया? 1301, बहुत इंपॉर्टेंट समय आ गया 1301। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लगा दी रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर भाई साहब।
खतरनाक तरीके से यहाँ पर सेनाएं सजा दी गई। चारों तरफ सेनाएं सजा दी गई। देखिए रणथंबोर दुर्ग क्या थोड़ी ऊंचाई पर ज्यादा था, तो रणथंबोर दुर्ग के नीचे इनकी तोपें लगाई गई साहब, जो भी थे इनकी तोपें वगैरह वो सब नीचे लगाई गई। ये यहां से इनकी तोपें ढेकली जो भी थी यहाँ नीचे थी, और यहां पर रणथंबोर दुर्ग में क्या था, अगर यहां से तो एक पत्थर भी फेंक देते सब खत्म। ऊपर से बरसात के दिन आ गए, जुलाई का महीना आ गया। कौन सा महीना आ गया? जुलाई। जुलाई, और यहाँ पे तो बरसात चालू हो जाती है राजस्थान में, तो इन रणथंबोर की पहाड़ियों से पानी आके इसकी सेना पे भरने लग गया। जहां इसका टेंट बना हुआ था वहीं पे पानी भरने लग गया। इसकी जो तोपें थी उनमें पानी चला गया। अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी क्या करें? जीत नहीं पा रहा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा तुर्क था जो हमेशा धोखा करने में विश्वास रखता था। धोखे से इसने पूरे राजस्थान पे कब्जा कर लिया था लगभग, धोखा ही धोखा कर करके। तो यहां पर भी ये क्या करता है, अब धोखे की नई रणनीति बनाता है, और उस रणनीति के तहत क्या करता है, देखिए ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी कि रणथंबोर के हमीर से कि मैं तो आपसे मित्रता करना चाहता हूं, संधि करना चाहता हूं, युद्ध करना नहीं चाहता। तो हमीर देव कहते हैं कि ठीक है। तो हमीर देव अपने दो व्यक्ति भेजता है, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल। इन दोनों को बाहर भेजता है संधि करने के लिए। किसके पास भेजता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। व्यक्ति किसके थे? ये हमीर देव के। ये दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इनका भाई साहब ब्रेन वॉश कर देता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास रणमल रतिपाल पहुंचते हैं, ये इनसे कहता है कि मेरी बात सुनो रणमल रतिपाल, मैं यहाँ पे वापस जाने के लिए, संधि करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं इस दुर्ग को जीतने के लिए। और तुम लोग सुनो, मुझे यहां अंदर जाने का रास्ता बता दो, या इसको कैसे जीतना है वो रास्ता बता दो। फिर जीतने के बाद मैं तो देखो दिल्ली रहूंगा, आई लाइक ओनली दिल्ली, मुझे नहीं रहना यहाँ पे इन पहाड़ों में, तुम लोगों को मैं दुर्ग दे दूंगा। तो रणमल और रतिपाल ने जैसे ही ये बात सुनी कि मैं तुम लोगों को ये दुर्ग दे दूंगा, भाई साहब दोनों के आगे लालच, और इन्होंने कर दिया धोखा। इन्होंने क्या किया, हमीर के जो रणथंबोर दुर्ग में राशन पानी जाने का रास्ता था, या जो गुप्त रास्ते थे, उनका सारा भेद किसको बता दिए? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पूरा भेद बता दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब उस रास्ते से, रणमाल रतिपाल जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते से निकलकर कहां जाते हैं? सीधे की सीधे रणथंबोर दुर्ग में। यानी कि अब इनका युद्ध आरंभ होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। यहां पर देखिए रणथंबोर दुर्ग, यहां पर है आपका रणथंबोर में आर लिख देता हूं। रणथंबोर दुर्ग में युद्ध प्रारंभ होता है, समय आ गया ये 11 जुलाई 1301। समय है 11 जुलाई 1301। जब सारे आम रास्ते पता चल चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो नॉर्मल सी बात है अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करने के बाद भयंकर युद्ध होता है। लोग ऐसे भी, इतिहासकार यूं भी बताते हैं कि इस युद्ध में रणथंबोर के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया था। परास्त करने के बाद में कुछ भूलवश जब झंडे उठाए जाते हैं ना, उन झंडों में इन्होंने जो झंडा उठाया राजपूतों ने, वो झंडा उठा लिया था इन तुर्कों का, जो कि हरे रंग का होता है, जबकि उठाना कौन सा चाहिए था? भगवा रंग का। और गलती से इन्होंने उठा लिया, और उस उठाने के बाद में इनकी जो पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने ये सोचा कि हमारी सेना हार गई है, और वो जल्दीबाजी में जाके जल जोहर कर लेती हैं। और कुछ इतिहासकारियों मानते हैं कि भाई साहब युद्ध होता है भयंकर तरीके से, और इस युद्ध में रणथंबोर के जो शासक थे हमीर देव जी, वो युद्ध में शहीद होते हैं 11 जुलाई 1301। ये तिथि आपको याद रखनी है, सन 11 जुलाई 1301। इस तिथि की क्या खास बात है वो देखिए आप। यहां पर ये जो रणथंबोर दुर्ग था, इसमें आपके जो हमीर देव थे, इनकी पत्नी थी एक तो रंग देवी। तो 11 जुलाई 1301 तो रंग देवी जल्दीबाजी में वो करती है जोहर। रंग देवी क्या करती है? जोहर करती है। लेकिन जोहर करने के लिए अग्नि जलाना बहुत जरूरी होता है, और यहां अग्नि थी नहीं। इनके साथ में इनकी पुत्री भी होती है पद्मला, पद्मला भी जोहर करती है। अब इनके पास में देखिए अग्नि होती नहीं है, तो ये जाके जल में कूदती हैं, जो पद्मला तालाब में आपको पहले बता चुका हूं। उस पद्मला तालाब में जाकर ये कूद जाती हैं, और कूद कर ये करती हैं जोहर। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं
ये जो जौहर था ये राजस्थान का प्रथम जौहर था, राजस्थान का प्रथम जौहर। राजस्थान का प्रथम जौहर कौन सा है? जो कि रणथंभौर में किया गया था सन 1301 में। किया किसने था? रंग देवी और पद्मला बाई ने। एक और इस जौहर की खास बात यह है कि यह एकमात्र जल जौहर है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। इसके बाद में जल जौहर राजस्थान में कहीं पर भी नहीं हुआ, एकमात्र जल जौहर रहा है ये राजस्थान का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान में जल जौहर किस स्थान पर हुआ था, यानी कि जल में कूदकर इन्होंने अपनी शील सतीत्व की रक्षा की थी। ये इसकी सबसे मेन बात बनती है पूरे इस रणथंभौर वाले चैप्टर के अंदर, जल जौहर वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या वार्ता होती है। इनके साथ में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो। खुसरो, इस खुसरो ने भी एक डायलॉग मारा था, इस डायलॉग को आपको याद करना है। ये डायलॉग, दो डायलॉग हो गए इसमें, एक तो मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, और दूसरा डायलॉग है खुसरो का। खुसरा कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। अब आप एक डायलॉग बताएंगे मेरे को, एक डायलॉग और मिलता है ऐसा ही कि आज, मैं लिख दूं क्या यहां पे, कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये बात किसने और किसके लिए कही थी? ये बात तो मैं आपको बता देता हूं। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। मुसलमानों का तो विरोधी था ही ना ये, धर्म विरोधी। तो ये बात कह रहा है अमीर खुसरो कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये किसके लिए कही गई है भाई? अपने रणथंभौर दुर्ग के लिए। साथ ही ये बात कह रहा है खुसरो, लेकिन आपको इसको खोज के लाना है, कमेंट में करना है ये कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किस शासक के लिए कहा गया है और किसने ये बात कही थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप डिटेल लेना चाहें तो अपने रणथंभौर के जो शासक थे जिनका नाम रहा है हमीरदेव चौहान, इनकी एक बार मैं थोड़ी सी बातें रिपीट कर देता हूं। देखिए हमीरदेव जो चौहान थे ये बहुत खतरनाक राजा हुए हैं। इन्होंने एक तो कोटि यज्ञ करवाया था, कोटि जन यज्ञ करवाया। पहली बात तो इन्होंने कोटि जन यज्ञ करवाया, कोटि जन यज्ञ करवाया। दूसरी बात इनकी क्या याद रखनी है कि इन्हें कहा जाता है 16 युद्धों का विजेता, 16 युद्धों का विजेता। तीसरा इनको कहा जाता है रणतभंवरा हटी राजा, रणतभंवरा हटी राजा। आप तो इतना याद रख लेना कि जहां पर ये शब्द मिल जाए हटी राजा, वो समझ जाना किसकी बात हो रही है, हमीरदेव चौहान की। ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कर्ण अपने को मिले हुए हैं। ये भी एक कर्ण है, ये कहलाते हैं चौहानों के कर्ण, चौहानों के कर्ण, इनको कहा जाता है चौहानों का कर्ण, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा दानवान दिया करते थे, इस कारण इनको चौहानों का कर्ण भी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना है, इन्हें 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में, 16 जीत लिए, 17वां हार गए, हारते मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कुछ इतिहासकार तो भी बताते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अपनी गर्दन काट के भोलेनाथ को चढ़ा दी थी। भोले का भक्त था ये, किसका भक्त था? भोले का। भोले किसको कहते हैं हम? शिव का। शिव का भक्त था, इन्होंने अपनी गर्दन काट के भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है हमीरदेव चौहान। यहां पर ये हमीरदेव चौहान के साथ में ही ये शाखा समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद में देखिए थोड़ा सा वो अलाउद्दीन खिलजी का बदला तो बाकी रह गया। एक के ये भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी जीत जात गया, जीतने के बाद इसने सबसे पहले तो किसको पकड़ा? मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह को पकड़ के बोला, बोल मोहम्मद साहब तेरे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? तूने मेरी चिमना को पटा लिया था, तू मोहम्मद शाह गया काम से, अब छोड़ूंगा नहीं तेरे को।
अलाउद्दीन खिलजी से पहुंचता है, बोल बोल मोहम्मद शाह तेरे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। तो मोहम्मद शाह कहता है कि मैं जानता हूं तेरी चिमना को मैंने पर्ची फेंकी थी, छोड़ेगा तो तू नहीं मेरे को, जो अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा और फिर किसी न किसी इस चौहान वंश के किसी न किसी एक राजा को यहाँ का दोबारा से राजा बनाऊंगा। मतलब इस चौहान वंश में से किसी न किसको फिर से मैं राजा बनाऊंगा, हमीर के किसी न किसी वंशज को यहाँ का राजा बनाऊंगा। इतनी बात सुनते भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी खोपड़ी खराब होगी, बोला देखो तलवार के नीचे खड़ा है लेकिन फिर भी बंदे में ऐंठ कितनी है, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। फिर भाई साहब ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह कुछ हाथी लेके आया था मंगोल से, मंगोल का रहने वाला था ये, मंगोल से कुछ हाथी लेके आया था, इन्हीं हाथियों के नीचे मोहम्मद शाह को कुचलवा देता है और मोहम्मद शाह का भाई साहब कीचड़ बन जाता है। दो बंदे और आते हैं, रणमल, एक का नाम क्या है रणमल और एक का नाम है रतिपाल। ये दोनों भागे भागे आते हैं, बोला अहे साहब जीत गए हम तो। बोला अलाउद्दीन खिलजी अब तो आप जीत चुके हो, हमारे बताए अनुसार रास्ते पे आप चले, आप जीत गए और आपने वादा किया था हमें कि हम आपको ये गढ़ दे देंगे, अब जल्दी थोड़ा गढ़ वढ़ मतलब कागज साइन कर दो फटाफट गढ़ के। बोले अरे तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों अपने जो आपका राजा था, जो आपका जाति भाई था, जो आपके लिए सब कुछ था, जो आपकी मातृभूमि थी, तुम दोनों उसके लिए धोखा कर सकते हो, तो मैं तो बहुत दूर का हूं, मेरे लिए तो तुम लोग धोखा कर ही सकते हो, जो अपना नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा भाई। तो यानी कि सबसे पहले इन दोनों की भी फिर ये हत्या करवा देता है। तो धोखा नहीं करना चाहिए किसी से कभी भी, अंत धोखे का अंत धोखा ही होता है। तो ध्यान रखना रणमल रतिपाल की भी अंत में क्या हो जाती है मृत्यु। कौन मरवा देता है भाई अलाउद्दीन खिलजी। यहां समाप्त होता है आपकी रणथंभौर की चौहान शाखा।